चलिए आज बात करते हैं भारत के एक गांव की। नाम है नवकुंड। अब पहली नज़र में देखेंगे ना तो लगेगा कि अरे ये तो किसी भी और गांव जैसा ही है। वही हरे भरे खेत, वही काम करते लोग, वही रोज की भागदौड़। लेकिन रुकिए, यहाँ के खेतों में जो फसल उगती है ना, उसकी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरे गांव को बिल्कुल असाधारण बना देता है। तो कहानी की जड़ें कहाँ हैं? ये शुरू होती है तराई के इलाके से। सोचिए, हिमालय के ठीक नीचे का एरिया, जहां पहाड़ों से नदियां उतर कर आती हैं और अपने साथ लाई मिट्टी से जमीन को इतना इतना ज्यादा उपजाऊ बना देती हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ तो मिट्टी सोना उगलती है। और सही में ये वो जमीन है जहां प्रकृति और इंसान सदियों से एक दूसरे के साथ ही तो रहते आए हैं। और देखिए, इसी सोना उगलने वाली जमीन के ठीक बीचों बीच बसा है हमारा गांव नवकुंड। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ता है। मतलब यहाँ की जिंदगी का जो पूरा ताना बाना है ना, वो खेती से ही बुना हुआ है। सुबह हो या शाम, हर एक चीज बस इसी मिट्टी से जुड़ी है। तो सवाल यह है कि ये कहानी असल में कितने लोगों की है? अगर हम 2011 के सेंसस पर नजर डालें तो नवकुंड में करीब 3000 लोग रहते थे और 500 से ज्यादा परिवार। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी असल जिंदगी, जिनकी रोजी रोटी की कहानी हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, गांव के अंदर झांकते हैं और वहां के सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, इस कहानी की जो असली परतें हैं ना, वो यहीं पर छिपी हुई हैं। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, वो ये कि गांव की जो टोटल आबादी है उसका 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा यानी करीब करीब 27.5% अनुसूचित जाति समुदाय से है। ये जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। अच्छा, जब हम समाज की बात कर ही रहे हैं तो एजुकेशन यानी शिक्षा की तस्वीर देखे बिना तो बात अधूरी रहेगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा फासला साफ साफ नजर आता है। पुरुषों में लिटरेसी रेट 62% से ऊपर है, लेकिन महिलाओं में यह आंकड़ा गिरकर 40% से भी नीचे चला जाता है। और ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ नंबरों का नहीं है, ये मौकों का, अवसरों का अंतर है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इन खेतों में उगता क्या है? गांव की पूरी इकोनॉमी किस एक चीज पर टिकी हुई है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और यकीन मानिए वो एक शब्द इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। लेकिन उस फसल का नाम बताने से पहले एक और बात जानना बहुत जरूरी है। वो ये कि इन खेतों में काम कौन कर रहा है। देखिए, गांव के 41% लोग, मतलब लगभग आधे, खेती हर मजदूर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनकी अपनी जमीन नहीं है। उनकी रोजी रोटी दूसरों के खेतों पर पूरी तरह निर्भर है। इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा। और वो फसल है गन्ना। जी हां, शुगर केन। ये सिर्फ नवकुंड का नहीं बल्कि पूरे पीलीभीत की इकोनॉमी का इंजन है। यहाँ की जो 4 बड़ी बड़ी चीनी मिलें हैं, वो सब इसी गन्ने के दम पर चलती हैं। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये यहाँ की लाइफलाइन है। तो अब तक की कहानी तो बड़ी अच्छी लग रही है ना? उपजाऊ जमीन है, मेहनत करने वाले लोग हैं और एक मुनाफे वाली फसल भी है। लेकिन इसी गन्ने के खेतों के बीच एक ऐसा साया पल रहा है, एक ऐसा खतरा जिसने समृद्धि की कहानी को धीरे धीरे खौफ की कहानी में बदलना शुरू कर दिया है। और वजह क्या है? वजह है पास में ही मौजूद पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब जरा एक बाघ के नजरिए से सोचिए, 10 से 12 फुट ऊंचे घने गन्ने के खेत, क्या वो किसी जंगल से कम है? बिल्कुल नहीं। ये उन्हें शिकार करने के लिए, छिपने के लिए एक परफेक्ट कवर देते हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ है कि खेत और जंगल के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरह से मिट गई है। बस एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, जिस खेत में दिन रात मेहनत करके किसी का घर चलता है, अगर वही खेत एक खूंखार शिकारी का इलाका बन जाए तो क्या होगा? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये सवाल नवकुंड के लोगों के लिए हर रोज की एक कड़वी, एक डरावनी हकीकत है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अनजाना डर नहीं है। इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 5 सालों में इस इलाके में बाघ के हमलों में 21 लोगों की जान गई है। 21। और इनमें से 12 मौतें कहाँ हुई? उन्हीं गन्ने के खेतों में। ये एक बहुत ही भयानक कीमत है जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए चुका रहे हैं। तो सवाल ये उठता है
कि इस जानलेवा संघर्ष के बीच क्या कोई रास्ता है, क्या कोई सल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं समाधान की। देखते हैं कि लोग और प्रशासन इस शुगरकेन टाइगर की चुनौती से आखिर निपट कैसे रहे हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे पुराना जो तरीका है वो है हाका। इसमें होता क्या है, गांव के लोग सब एक साथ मिलकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। कोई टीन पीटता है, कोई ड्रम। मकसद होता है एक तेज शोर पैदा करना। और ये जो आवाज है ना, ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है, जानवरों को खेतों से दूर रखने के लिए। हाका तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ बहुत जरूरी सलाह दी गई हैं, जैसे कि भाई खेत में कभी अकेले मत जाओ, हमेशा ग्रुप में रहो, सूरज ढलने के बाद तो खेतों के आसपास भी मत जाओ। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और शायद सबसे टिकाऊ समाधान है वो है फसल ही बदल देने का। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। देखिए, एक तरफ है गन्ना, जो लंबा और घना होकर बागों को छिपने के लिए एक शानदार कवर देता है, और दूसरी तरफ है हल्दी, मेंथा, सरसों जैसी फसलें। इनकी हाइट कम होती है, तो इनमें बाग आसानी से छिप नहीं पाते। तो ये सिर्फ फसल बदलना नहीं है, ये सुरक्षा की तरफ और साथ ही अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये लड़ाई सिर्फ बाघों से नहीं है। नवकुंड का जो भविष्य है ना, वो कई चीज़ों पर एक साथ काम करने से ही सुधरेगा। मतलब खेती में बदलाव तो ज़रूरी है ही, पर उसके साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को बेहतर करना होगा, गांव में अच्छी सड़कें और दूसरी सुविधाएं लानी होंगी, और शायद डेयरी या मछली पालन जैसे नए काम भी शुरू करने होंगे, ताकि लोगों की निर्भरता सिर्फ एक चीज़ पर न रहे। तो आज नवकुंड एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ के साथ जीने की चुनौती। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये गांव अपनी इकोनॉमी को बचाते हुए इंसानों और बाघों दोनों के लिए एक सुरक्षित जगह बन पाएगा? और सोचिएगा, ये सवाल सिर्फ नवकुंड का नहीं है, ये सवाल हर उस जगह का है जहां विकास और प्रकृति की सरहदें एक दूसरे से टकरा रही हैं।